हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। क्लास 11 देखिए। केमिस्ट्री देखिए, जो हमारा टॉपिक चल रहा था उसकी आगे देखिए हेडिंग डालिए। क्या थी हेडिंग उसके आगे? इलेक्ट्रॉन मेघ। हेडिंग है आपकी इलेक्ट्रॉन मेघ, ठीक ना। इलेक्ट्रॉन क्लाउड। इलेक्ट्रॉन क्लाउड पर हेडिंग लिख चुकी हो तो मत लिखना, समझ लेना, ठीक है ना। पहले हेडिंग ध्यान से देखिए। देखिए, ये हमारा नाभिक है, कक्षाएं, ठीक है ना, ऑर्बिटल। तो इनमें जो है जहां पर इलेक्ट्रॉन, जैसे कि मान लीजिए इस वाली जगह पे इलेक्ट्रॉन हो सकता है या इस वाली जगह पे इलेक्ट्रॉन हो सकता है, जहां पर इलेक्ट्रॉन के होने की या पाए जाने की जो संभावना होती है, प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता, संभावना, प्रोबेबिलिटी, तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन में, जहां पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना हो अधिकतम, कि यहाँ पे हाँ मुझे यकीन है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होगा, कि जैसे कि ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों ओर कहाँ पे इलेक्ट्रॉन होगा, जहां पर संभव है कि हमें यकीन है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होगा, तो वो कहलाती है इलेक्ट्रॉन में, ठीक है ना। डिफिनेशन लिख लीजिए। देखिए ये क्या बनाया था, परमाणु। लिखिए, परमाणु नाभिक के चारों ओर, परमाणु नाभिक के चारों ओर पाए जाने वाले वे क्षेत्र, परमाणु नाभिक के चारों ओर पाए जाने वाले वे क्षेत्र जिनमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना अधिक होती है, जिनमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना अधिक होती है, इलेक्ट्रॉन में कहलाते हैं। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन में कहलाते हैं। अगली हेडिंग है नोडी तल। नोडी तल, नोडल प्लेन, नोडल प्लेन, नोडी तल। ठीक है, परमाणु नाभिक के चारों ओर वह क्षेत्र, परमाणु नाभिक के चारों ओर पाए जाने वाला वह क्षेत्र, ऐसे लिखो, वे क्षेत्र, पाए जाने वाले वे क्षेत्र जिनमें जिनमें इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की संभावना, जिनमें इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की संभावना कम से कम होती है, कम से कम होती है, कम से कम होती है, ठीक है, कम से कम होती है, और इसमें अधिक नोडी तल कहलाते हैं, नोडी तल कहलाते हैं।
हो गया। देखिए आपको पता है कि पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होंगे? अगर मान लीजिए यहाँ और यहाँ पे हैं तो इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन क्लाउड, और जहां पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना कम है उसको हम बोलेंगे नोडी तल। जैसे कि ये दूसरी कक्षा है, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन इसमें 8 होते हैं, तो 2 यहाँ पे, फिर 2, फिर यहाँ पे 2, और हो सकता है 2 यहाँ, तो यहाँ पर और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना कम है, नोडी तल। और जहां पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना अधिक है वहां पर इलेक्ट्रॉन मेघ। तो जहां पर इलेक्ट्रॉन किसी परमाणु के नाभिक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना अधिक हो, इलेक्ट्रॉन मेघ कहलाता है, और जहां पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना कम हो उसे नोडी तल कहते हैं। क्लियर? आगे लिखिए, और भी चर्चा करेंगे भी आगे। आगे देखिए, ऊष्मी विकिरण, अगली हेडिंग है ऊष्मी विकिरण। ऊष्मी विकिरण, हीट रेडिएशन। हीट रेडिएशन देखो, जब किसी वस्तु को गर्म किया जाता है, जब किसी वस्तु को गर्म किया जाता है तो वह वस्तु अपने अंदर से ऊष्मा का त्याग विकिरणों के रूप में करती है। विकिरणों के रूप में करती है। इसी ऊष्मा को ऊष्मी विकिरण कहते हैं। इसी ऊष्मा को ऊष्मी विकिरण कहते हैं। ठीक है? अब देखिए, आपके घर में रोटी बनाने वाला क्या बोलते हैं उसको? तवा। तो उसको जब है आग पर या चूल्हे पर रख के गर्म करते हैं, तो उसके ऊपर जब रोटी को रखते हैं तो रोटी गर्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि उस तवे से ऊष्मी विकिरण निकलती हैं। ऊष्मी विकिरण निकलती हैं, रेडिएशन निकलता है, जिससे वो रोटी गर्म हो जाती है और पक जाती है। क्लियर? चलिए अगली हेडिंग डालिए, अवशोषकता। अवशोषकता, अवशोषकता। हो गया? चलिए अब आप देखते हैं, अगर लोहे की वस्तु है ये, इसको मैंने छाया में रखा है, यहां पे छाया है, तो ये ठंडी रहेगी। ठीक है? जैसे इसको ले जाकर मैंने धूप में रखा तो ये धूप में क्या करेगी? सूर्य से ऊष्मा लेने लगेगी और ठंडी से होने लगेगी ये गर्म। ठीक है ना? ऊष्मा को क्या कर रही है? को ग्रहण करने लगेगी अपने अंदर। इसी घटना को, ऊष्मा को ग्रहण करना, अवशोषकता कहलाता है। जब कोई वस्तु किसी दूसरे पदार्थ से ऊष्मा को ग्रहण करने लगती है तो इस घटना को अवशोषकता कहते हैं। जैसे कि हम ठंडियों के मौसम में सूर्य से ऊष्मा को ग्रहण करते हैं। ठीक है ना? देखिए, प्रत्येक वस्तु में
ऊष्मा को अपने अंदर अवशोषित करने का जो लक्षण पाया जाता है, प्रत्येक वस्तु में ऊष्मा को अपने अंदर अवशोषित करने का जो लक्षण पाया जाता है, वस्तु के इस गुण या लक्षण को अवशोषकता कहते हैं। अवशोषकता कहते हैं। हो गया? अगली हेडिंग डालिए, उत्सर्जकता। उत्सर्जकता हो गया? चलिए, तो अभी हमने क्या किया था, एक लोहे की वस्तु ली थी। अब अपना तवा ही ले लेना, रोटी बनाने वाला, इस पे आप रोटी सेकते हो, ठीक है। इसको मैंने कहाँ रखा था, धूप। ये क्या कर रहा था, सूर्य से ऊष्मा को ग्रहण कर रहा था। अब इसको जो है किसी एक कपड़े से पकड़ के छाया में ले गया, क्यों? क्योंकि ये गर्म हो गया होगा, इसे कपड़े से पकड़ना, ठीक है। तो वहां पे जो है इसको धूप नहीं मिलेगी, तो वहां का जो वातावरण, जहां इसको रखूंगा, मान लीजिए इस कमरे में रखा है, तो एक कमरे में रखने पर कमरे का वातावरण कैसा होगा, ठंडा होगा। कमरे का जो वातावरण होगा वो ठंडा होगा। अब देखिए, जो ये लोहे की वस्तु थी ये गर्म थी, और हमारा नियम है कि जो ऊष्मा है वो हमेशा क्या होती है, वो ऊष्मा हमेशा गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर जाती है। नियम है, गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर जाती है। तो देखिए, ये चीज गर्म है, वातावरण ठंडा है, ऊष्मा यहां से निकलने लगेगी और वातावरण हमारे रूम के टेम्परेचर के वातावरण में मिलने लगेगी। इसी को उत्सर्जकता कहते हैं, ठीक है ना। चलिए नोट करिए, प्रत्येक वस्तु में ऊष्मा को त्यागे जाने का, प्रत्येक वस्तु में ऊष्मा को त्यागे जाने का गुण या लक्षण ही उत्सर्जकता कहलाता है। ही उत्सर्जकता कहलाता है। अगली हेडिंग है उत्सर्जन क्षमता। उत्सर्जन क्षमता, हो गया। देखिए, उत्सर्जन क्षमता, अब कोई वस्तु होगी, ठीक है, तो उसका कुछ ना कुछ क्षेत्रफल होगा, ठीक है ना। उसको ऊष्मा ग्रहण करने में या त्यागने में कुछ ना कुछ समय लगेगा। भाई, हमने एक लोहे की वस्तु ली और ले जाके धूप में रख दी, क्या तुरंत गर्म हो जाएगी? ना, कुछ समय लगेगा ऊष्मा को ग्रहण करने में। उसको लेकर आए, छाया में रखा या किसी ठंडी स्थान पे रखा, तो वो ऊष्मा धीरे धीरे निकालेगी, तुरंत ठंडी नहीं हो जाएगी, कुछ समय लगेगा। तो मान लेते हैं इसका जो क्षेत्रफल है वो एकांक, कितना है, एकांक, और समय उसको 1 सेकंड लगता है, ठीक है ना। क्लियर? तो अब ये जो वस्तु थी ये हमारी गर्म थी, गर्म वस्तु को हम ठंडे वातावरण में ले जा रहे हैं, ऊष्मा निकालेगा, उत्सर्जित करेगा।
नियम है, गर्म से ठंडे की ओर जाएगी ऊष्मा। तो जैसे इस गर्म वस्तु को मैंने ठंडे वातावरण में रखा तो ऊष्मा निकलने लगी। तो एकांक क्षेत्रफल वाले वस्तु का क्षेत्रफल एकांक क्षेत्रफल वाली वस्तु 1 सेकंड में जितनी ऊष्मा उत्सर्जित करती है वो उसकी उत्सर्जन क्षमता कहलाती है। एकांक क्षेत्रफल वाली कोई वस्तु है, किसी वस्तु का एकांक क्षेत्रफल है, तो वो 1 सेकंड में जितनी ऊष्मा उत्सर्जित करेगी वो उसकी उत्सर्जन क्षमता कहलाती है। क्लियर हुआ पॉइंट हमारा? चलिए लिखिए, किसी धातु पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल द्वारा, किसी धातु पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल द्वारा 1 सेकंड में उत्सर्जित की जाने वाली ऊष्मा की मात्रा को ही उत्सर्जन क्षमता कहते हैं। अगली हेडिंग है अगली आदर्श कृष्णिका। आदर्श कृष्णिका, देखिए आप बोल सकते हो काला पिंड या काली वस्तु जो ऊष्मा को अवशोषित करती है, जो ऊष्मा को ग्रहण करती है, अवशोषित या ग्रहण, वह काला पिंड या काली वस्तु जो ऊष्मा को अवशोषित या ग्रहण करती है आदर्श कृष्णिका कहलाती है। जैसे कि मैंने तवा लिया था, क्या कर रही थी? ऊष्मा को अवशोषित कर रहा था। आदर्श कृष्णिका है हमारी रोटी बनाने वाला। क्लियर? जो भी ऊष्मा को ग्रहण करे, लिख लीजिए, वह काला पिंड या काली वस्तु जो अपने अंदर, जो अपने ऊपर लिखो, जो अपने ऊपर आपतित होने वाली, जो अपने ऊपर आपतित होने वाली ऊष्मी विकिरण की मात्रा को, ऊष्मी विकिरण की मात्रा को ग्रहण कर लेती है आदर्श कृष्णिका कहलाती है। एग्जाम्पल, प्लेटिनम की कालिक या काजल। कालिक या काजल एग्जाम्पल मैंने बोल दिया, लिख लेना। हो गया? लिख गया ना? हो गया? चलिए, नोट हो गया? धन्यवाद।